हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। मैं हूं अब्सा कोमल। पंजाब हुकूमत की तरफ से अरबों रुपए की लागत का रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा तामीर के आगाज से पहले ही तनाज़ात का शिकार हो चुका है और कल से आप इसके ऊपर बयानात का सिलसिला भी देख रहे हैं। अब मुस्लिम लीग नून ने इस मंसूबे को लेकर आज प्राइम मिनिस्टर और वजीर आला पंजाब की गिरफ्तारी तक का मुतालबा कर दिया, जबकि वफाकी वजीर इत्तलात ये कहते हैं कि यह मंसूबा करप्शन करने का नहीं बल्कि करप्शन बचाने का मंसूबा है और कोई हुकूमती शख्सियत इसमें मुलविस नहीं है। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मंसूबे का जिक्र आज वफाकी काबीना के इजलास में भी काफ़ी तफसील से हुआ। कुछ इत्तलात रिपोर्ट हो रही थी टीवी पर, उनके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुलाम सरवर खान साहब से कहा कि आपने क्यों कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुस्लिम लीग नवाज के दौर में हम कुछ इस मंसूबे के बारे में आपको बता देते हैं। PMLN के दौर में रावलपिंडी इस्लामाबाद में बढ़ती हुई ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए रिंग रोड मंसूबे की इब्तदाई तौर पर मंजूरी दी गई थी, जिसके तहत रावलपिंडी के इलाके रिवाज से एक सड़क तामीर की जानी थी, जिसे रावलपिंडी शहर के बाहर से होते हुए तरनौल में GT रोड से और मोटरवे से कनेक्ट करना था। 2016 में इस मंसूबे पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के असूल के तहत इसकी इब्तदाई एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई, स्टार्ट किया गया उस पर काम, लेकिन मंसूबे पर काम शुरू नहीं हो सका। फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस मंसूबे को अमली शक्ल देने के लिए पेपर वर्क पर दोबारा काम शुरू किया। फिर 2019 में इस मंसूबे में होने वाली बेकायदगियों के बारे में जब मीडिया पर कुछ खबरें आई तो वजीर आज़म इमरान खान ने वजीर आला पंजाब को इस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया और फवाद चौधरी साहब जो आज बात कर रहे थे उन्होंने कुछ मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया। उनका प्राइम मिनिस्टर साहब को एनोनिमसली किसी ने लिखा था इस बारे में, जिसके बाद उन्होंने तहकीकात की बात की। बहरहाल इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और डिप्टी कमिश्नर अटक के अलावा ADCR रावलपिंडी, AC रावलपिंडी सदर और फतेहजंग और चीफ ऑफिसर फतेहजंग तहसील काउंसिल को तब्दील किया गया। काबिल गौर इस सारी बात के अंदर बात यह है मामला कि इस रिपोर्ट में सियासतदानों का जिक्र नहीं है। ताहम मीडिया में इस हवाले से वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान और वजीर आजम के मुआवने खुसूसी जुल्फी बुखारी का नाम लिया जाने लगा तो अपोजिशन ने भी इस मामले को टेक अप कर लिया। उनका इल्ज़ाम है कि जिस इलाके से इन दोनों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जिस इलाके से एक तो रिंग रोड गुजरती है वहाँ गुजरेगी, वहाँ पर जुल्फी बुखारी के रिश्तेदारों का काफ़ी उनकी ज़मीन है और इस इल्ज़ाम पर जो हमने कल देखा वो यकीनी तौर पर एक कुछ हैरान कुन बात भी थी। हमारे सिस्टम में ऐसा होता नहीं है। जुल्फी बुखारी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और ताकि तहकीकात पर असरअंदाज होने का तासुर ना मिले, जबकि वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर ही अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। गुलाम सरवर खान ने कहा कि अगर सोसाइटी के किसी मालिक के साथ उनका कोई ताल्लुक है तो उसका यह हरगिज मतलब नहीं कि उनका हाउसिंग सोसाइटी में शेयर है। मामले पर मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने भी कहा कि स्कैंडल से हुकूमत की करप्शन बेनकाब हो गई है। ये सारा मामला है, इसके ऊपर हम तफसीली तौर पर बहस करेंगे और ये भी सवाल क्या प्राइम मिनिस्टर साहब, ये जो इंक्वायरी हो रही है साबित करती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की एहतसाब की पॉलिसी उनकी टीम हो या मुखालिफिन हो, उन सबके लिए बराबर है। एक और बहुत अहम मामला है, उस पर भी क्विकली मौलाना फजलुर रहमान के अहम राब्ते जारी हैं। उन्होंने कल शहबाज शरीफ से रब्ता किया और इसी माह PDM का इजलास बुलाने पर भी इत्तेफाक हुआ है। ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप पीपल्स पार्टी दोबारा PDM में वापस आ रही है और एक और मामला भी है, उसका भी जिक्र करेंगे। शायद खाकान अब्बासी साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की जिसमें उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से उनकी कोई लड़ाई नहीं है, तो उनकी लड़ाई मुस्लिम लीग नून की आखिर है किससे। ये सारे मामलात हैं। तफसीली ये जो इंट्रोडक्शन दिया है इसके लिए आपसे माजरत, लेकिन अब मैं आपका तारुफ करा देती हूँ हमारे प्रोग्राम में आज जो हमारे मेहमान हैं उनका। हमारे साथ रहनुमा PTI अंदलीब अब्बास साहिबा हैं, साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मांडवी वाला साहब, और इस प्रोग्राम में हमें मुस्लिम लीग नून की रहनुमा माइजा हमीद साहिबा भी ज्वाइन करेंगी। आगाज़ अंदलीब साहिबा आपसे ही हम करेंगे। सबसे पहले तो यही सवाल, नून लीग जो मुतालबा कर रही है उसके बारे में, वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब और CM पंजाब जिन्होंने इसकी मंजूरी दी एक्सटेंशन की रिंग रोड स्कैंडल के सामने आने के बाद, ये दोनों असल मुजरिम हैं और इन दोनों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ये क्या रिएक्शन है आपका इस पे? शुक्रिया। मेरे 3 इस पे पहलू पे बात करूँगी। नंबर 1 तो आप वाकई देखें तारीख में कभी ऐसे हुआ है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो खुद अपनी जो बेज़ाब्तगियाँ हैं वो खुद उन पे इंक्वायरी कर रही है और ख़ुद लोगों को पकड़ रही है। ये होता है कमाल। आप नून लीग को देख लें,
सारे का सारा रायविंड रोड देख लें, रायविंड रोड पे जो दीवार बनाई देख लें, फिर आप ये देख लें ये जो कब्जा ग्रुप है सैफुल मुलूक खोकर, जिसको कि अब पकड़ा गया है कि जी उसने इलीगल ग्रैबिंग की हुई है अरबों रुपए की। फिर उसके बाद इनका जो मुदस्सर कयूम, ये सारे वो हैं जो हमने केसेस किए और अदालत ने दिए। इन्होंने अपने दौरान गुलाम दस्तगीर खान जो 2 दफ़ा मिनिस्टर रहे, उन्होंने पेट्रोल पंप इलीगल बनाया हुआ है, कब्जा करके उसकी ज़मीन पे उनसे खाली कराया गया। उसके बाद मोहसिन नवाज रांझा, उसके बाद चौधरी तनवीर साहब, ये सारे लोग कब्जे कर करके अरबों रुपया बना गए। इनके दौरों में इन्होंने कभी उन पे हाथ नहीं उठाया। हमने, अब ये तो इनका काम था ना, ये स्कैंडल तो ऑपोजिशन को लाना चाहिए था। हम खुद लेके आए हैं, हम खुद कह रहे हैं कि जी हमने इस पर इंक्वायरी करनी है, और हम खुद कह रहे हैं कि जी हम इसको नहीं बख्शेंगे, और उसी पे हमारे जिस पे ये नाम उठा रहे हैं उसने रिजाइन भी कर दिया। तो ये होती है अमेजिंग अकाउंटेबिलिटी। नाम ये नहीं उठा रहे हैं दलीप साहब, एक करेक्शन, नाम जुल्फी बुखारी साहब का और सरवर खान साहब का ऑपोजिशन ने नहीं उठाया, ये नाम हुकूमती हलकों से ही लीक किए, क्योंकि इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर इन दोनों का नाम नहीं है, सिर्फ अफसरान के नाम है। तो वही मैं कह रही हूँ ना, हमारी तो इंक्वायरी रिपोर्ट पे इनका नाम नहीं है। तो ये बेसिकली अगर ये मीडिया से उठा है, जहाँ से भी उठा है, यहाँ तो आप नाम बताएं कि किसने ये लिया है, यहाँ फिर अब ये बाहर से ही उठा है ना। अगर बाहर से उठा है और फिर भी एक बंदा कह रहा है जी जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाएगी मैं नहीं इन्फ्लुएंस करूंगा, तो ये मिसाल है पाकिस्तान में, नंबर 1। नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये किस चीज़ का क्रेडिट ले रहे हैं। मैं तो कब की कह रही हूँ ऑपोजिशन में है और आके चीखते रहते हैं, ना इनके पास सबूत होता है ना कुछ। हम ऑपोजिशन में थे, मैं खुद आपको पता है, मैं अदालतों में गई, मतलब अब वो शहीदों में नाम करने के लिए कि हमने सारी इंक्वायरी की, कह रहे हैं जी ये भी है, ये भी है, ये भी रिजाइन ये हम माइजा हमीद से पूछ लेते हैं। आपके पास आप कौन साथ सा ही रहें स्कैंडल है, आपके पास कौन सा सबूत है? तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात, लास्ट बात जी, मेरी लास्ट बात, देखिए बात क्या है कि एहतसाब में इनको जो सबसे ज्यादा डर लगता है ना, मैं बैठी हुई थी, मेरे साथ कुछ ये नून लीग वाले भी बैठे हुए थे और दूसरे भी। तो उस जमाने में हमारा एक वजीर पकड़ा गया हमारे गवर्नमेंट में, उफ, इन्होंने मुझसे अफसोस करना शुरू कर दिया। मैंने कहा जी अफसोस क्या, अगर उसने कुछ किया है। तो कहने लगे जी मसला ये है कि अगर आपका अपने वजीर भी पकड़ना शुरू हो गए हैं तो फिर हमारा क्या बनेगा। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है उसमें, लेकिन एक बात अभी भी एक मरहला बाकी है और वो है बजट पास कराने का। कुछ इतलात ये भी हैं, मुतज़ाद मीडिया रिपोर्ट्स के आज भी एक अशाया जहांगीर तरीन साहब देने जा रहे हैं। हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। अब हमारे साथ माइजा हमीद साहिबा भी होंगी ब्रेक के बाद, उनसे हम पूछेंगे कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हमने अरबों रुपए की करप्शन होने से बचाया है, तो आप लोग किस बुनियाद पर ये मुतालबा कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर और CM साहब को गिरफ्तार किया जाए? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद गुफ्तगू हम कर रहे हैं रावलपिंडी रिंग रोड जो मंसूबा है उसकी तामीर से पहले ही जो तनाज़ात उससे मुताल्लिक़ खड़े हो गए हैं, जो सवालात हैं उसी पे हम बात कर रहे हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ अंदलीब अब्बास साहिबा, सलीम मांडवीवाला साहब और माइजा हमीद मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मौजूद हैं। माइजा साहब आपको एक तो वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। अब आप जो इससे पहले ब्रेक से पहले बात हो रही थी इस पे अपना जवाब दीजिए। रिपोर्ट में जुल्फी बुखारी साहब का नाम तक नहीं आया, महज मीडिया के ऊपर उनका नाम लिया गया, लेकिन उन्होंने अखलाकी बुनियादों के ऊपर अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। अखलाकियात का ये लेवल आपने इससे पहले कभी देखा है सियासत में पाकिस्तान की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अंदलीब साहिबा को तो नहीं सुना वो क्या कह रही थी, लेकिन नो डाउट हमने अखलाकियात का ये अनप्रेसिडेंटेड जो काम PTI ने किया है वो हमने बिल्कुल नहीं देखा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप ये सोचें कि एक ऐसा इंसान जो प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब है और जो सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर है उनके भी बहुत करीब है और उनकी रिश्तेदारी और उनके दोस्त भी काफ़ी जो हैं ऐसे इदारों में हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और पावर में हैं। अभी फ़िलहाल IB का एक इदारा है जिसमें उनके दोस्त हैं। उसके बाद और दीगर जो पावर हाउसेस है जहाँ पे जुल्फी बुखारी साहब का इन्फ्लुएंस है। वैसे तो हमने अगर इनको देखा जाए तो इनकी कोई हमें कोई स्पेशलिटी नज़र नहीं आती इनको क्यों पहले इनको लगाया गया,
लेकिन खैर वो तो एटीएम्स को लगाते हैं इमरान खान साहब ताकि उनके लिए कमाई कर सकें। तो वो जुल्फी बुखारी साहब का तो मेरा ख्याल है कोई कसूर नहीं, उन्होंने इतना ही किया है कि शायद इमरान खान साहब के लिए जो है ये टैक्स लिए हैं। और ये जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स देखी जाएं तो उनमें जो है ये प्राइम मिनिस्टर साहब की गोशे गुजार सारा सारा मंसूबा भी हुआ। और इसमें ना सिर्फ ये मंसूबा हुआ, जो चीनी का स्कैंडल था, जो आटे का स्कैंडल हुआ, जो दीगर स्कैंडल हुए सारे, अद्वियात का स्कैंडल हुआ, ये सारे जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर साहब के मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स में हैं। और ये नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर साहब और सॉरी जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनको इस बात का पता ही ना हो, ना इल्म हो। हम जो है हमारे पे तो बहुत बड़ा कसूर, ये बहुत बड़ा बार बार कसूर हमें कसूरवार समझा जाता है कि हमने बार बार हुकूमत की। तो बार बार हुकूमत करने का एक ये भी फायदा होता है कि आपको पता होता है कि क्या किस प्रोसीजर से किस तरीके से जो है एक समरी मूव होती है और वो किस तरह इम्प्रूव होती है। तो इसलिए लोगों के की आंखों के अंदर जो है वो मिट्टी झोंकना बंद कर दें। ये काम जो है ये नहीं, लेकिन बाइज़ा साहबा यही जो बात आपने की, जुल्फी बुखारी की कितने कनेक्टेड हैं, क्या उनकी अहमियत है, और दूसरी तरफ गुलाम सरवर खान साहब भी बहुत अहम है क्योंकि पीआईए के पायलट्स के बारे में जो उन्होंने बयान दिया, पूरी दुनिया में सुबकी हुई पाकिस्तान की, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की, पीआईए की, इंटरनेशनल एयरलाइन की, लेकिन उनको उसके बावजूद भी नहीं हटाया गया। अब अगर इस स्कैंडल में उनका नाम सामने आया या उनके ऊपर भी इंक्वायरी होने जा रही है तो ये गैर मामूली बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल आई एग्री विद यू। मसला इनके साथ ये है कि ये लोग बजट भी नहीं पास करा सकते ना। जहांगीर खान तरीन के साथ इन्होंने क्या तो आप अप्रिशिएट करें ना इनको इस बात पे, इस नहीं, बात पे आप तारीफ क्या करें हुकूमत की। पॉइंट इज कि आप लोग ऑपोजिशन के घर गिरा देते हैं। आप ऑपोजिशन को एयरपोर्ट से जाने नहीं देते डिस्पाइट द कोर्ट ऑर्डर्स। आप ऑपोजिशन को के जो लोग हैं उनको जेलों में डाल देते हैं। आप ऑपोजिशन की मीडिया ट्रायल कर देते हैं। लेकिन आप जो है अपनी दफा जो है एक बंदा जो है वो रिजाइन कर दिया उसने, और रिजाइन भी टेम्परेरीली किया, और ये भी अनाउंस किया कि मैं टेम्परेरीली अनाउंस कर रहा हूँ अंटिल ये इंक्वायरी जो है वो खत्म हो जाती है। और अभी तक जो भी रिपोर्ट्स आई हैं वो भी आपको पता चल रही हैं और आपने वो भी एयर कर दी हैं कि उसमें कोई भी जो है नुमाइंदा जिसका प्राइम मिनिस्टर से ताल्लुक है उसका नाम भी नहीं है। तो किस किस्म की इंक्वायरी, कौन सी इंक्वायरी, आप मुझे बता दें। दिस इज अ बायस्ड काइंड ऑफ एटीट्यूड। हुकूमत ही इंक्वायरी कर रही है, हुकूमत ही जो है वो, यही सवाल मांडवीवाला साहब भी उठा रहे थे, इसलिए हम अंदलीब साहबा को रिस्पॉन्ड करने का टाइम देते हैं। अंदलीब साहबा, फिर हम सलीम मांडवीवाला साहब की तरफ जाएंगे। अंदलीब साहबा, यही सवाल दोनों की तरफ से उठाया गया कि कैसे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी। फिर एक सवाल और भी, एहसन इकबाल साहब ने कुछ सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आए रोज़ कोई नया स्कैंडल आ जाता है, कभी जफर मिर्जा को घर भेज दिया जाता है, लेकिन हुआ क्या कोई जवाब नहीं दिया जाता कि बदउनवानी हुई क्या थी। फिर बाबर अता को घर भेज दिया जाता है, पोलियो प्रोग्राम के हवाले से आप कोई जवाब नहीं देते। आमिर कियानी को घर भेज दिया जाता है, दवाओं की कीमतों के बारे में कोई जवाब नहीं आता। इसके अलावा दीगर स्कैंडल सामने आते हैं, लोग हट जाते हैं अपनी पोजीशन से, लेकिन पता नहीं चलता कि हुआ क्या था। तो ये भी उसी सिलसिले की कड़ी नहीं है जुल्फी बुखारी का इस किस्म का रिजाइन टेम्पररी? वैसे आप चेक करें ज़रा कि मतलब ये काम इन लोगों का था। जैसे हमारा काम होता था, हम हनीफ अब्बासी को, हम शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, मैं खुद डॉक्टर यास्मीन राशिद के वो हल्के पे थे। पहला केस जो उनको पनामा लीक्स पे डिस्क्वालिफिकेशन का था, मैं और डॉक्टर यास्मीन गए थे इलेक्शन कमीशन में। मतलब हमें ऑपोजिशन का काम है कि जी वो जो उनकी स्कैंडल्स हैं वो सारे निकाल लें। इनको एक चीज़ हम पे नहीं मिली, हम खुद एहतसाबी में अपने सारे सामने पेश करें जो कभी हुकूमत में नहीं हुआ। ये जो कब्जे ग्रुप मैंने अभी आपको गिनवाए हैं, ये तो वागुजार, ये तो कोर्ट ऑर्डर्स पे हमने केसेस किए हुए थे इन पे कि जी हमने प्रूव किया कि दानियाल अजीज ने 2400 कनाल स्टेट लैंड पे कब्जा किया हुआ था, वो वापस आया। जावेद लतीफ के आप देख लें 8 किलोमीटर 34 मिलियन रुपीस का भी हुआ। मोहसिन नवाज रमजा के सारे मेरे हाथ में कोर्ट ऑर्डर्स हैं। ये आप कह चुकी हैं पहले, अब क्योंकि उस वक्त मैं ये कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आप मतलब हम खुद अपनी हुकूमत पे, अपने लोगों पे कर रहे हैं जो काम इनका बात एस्टैब्लिश हो गई। बेसिकली कर रहे हैं। जो सवाल था, बात ये है कि इनके पास ना प्रूफ है, सवाल का जवाब पे नहीं आई आप।
मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, लेकिन सवाल के जवाब में आप नहीं आई, जो ब्रेक के बाद हम आपको मौका देंगे, आप जरूर अपने जवाब में इसकी कीजिएगा कि लोगों के नाम आते हैं पूरे मीडिया में, टॉक शोज होते हैं, हम सब बात करते हैं उसके ऊपर, तो उसका नतीजा क्या निकलता है? जी कीजिए मुकम्मल। देखिए, हमने उन पे इंक्वायरी की या जिन पे किया, जो कुछ किया, अगर ये सेटिस्फाइड नहीं है, जैसे हम सेटिस्फाइड नहीं थे, हम कोर्टों में जाते थे एविडेंस लेके, ये कोर्ट में जाएं लेके एविडेंस, ये कहें ऑपोजिशन कि नहीं इसमें अंदलीब अब्बास इन्वॉल्व थी, ये भी था, ये भी था, ये हमारे पास एविडेंस है, और फाइट करें। हम 6-6 साल फाइट करते रहे केसेस। ठीक है, ब्रेक की तरफ जब मैं उनके, ठीक है, लेकिन जिस उलझनों का शिकार खुद ऑपोजिशन जब से आपकी हुकूमत आई है रही, क्या उनके आप समझती हैं कि उनके पास इतना वक्त और तवानाइयां हैं कि वो आप लोगों के खिलाफ साबित करें? ब्रेक की तरफ मुझे जाना है अंदलीब साहबा, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आपने जवाब में जरूर इस पर भी बात कीजिएगा। और एक और भी बहुत सारे मामला है वैसे तो, लेकिन एक मामला ये भी है कि सेनेट में अपोजिशन लीडर ने आज ऐवान बाला की अपोजिशन की तमाम पार्लिमानी जमातों से रब्ता किया, मसला फ़लस्तीन पर सेनेट का इजलास तलब करने के लिए अपोजिशन चेयरमैन सेनेट को जमा करा दिए। एक अहम डेवलपमेंट थी जो आपको बताना जरूरी था। ब्रेक से वापस आएंगे, इस पे भी बात करेंगे और दीगर अहम मामला पे भी बात करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी, अंदलीब अब्बास साहिबा कह रही थी कि जो काम ऑपोजिशन को हुकूमत के खिलाफ करना चाहिए था वो तो इंक्वायरीज हम खुद ही कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं? सलीम मानवी वाला साहब, अब एक पीडीएम बनी थी ऑपोजिशन जमातों की मुश्तरका एक तहरीक, जिसके अंदर ये अपेरेंटली काम उनका आपका यही होना था, हुकूमत को वो टफ टाइम देना। तो पीडीएम का क्या होने जा रहा है? 28 मई या 29 मई को जो पीडीएम का इजलास है तलब किए जाने का इम्कान है, क्या पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल है पीडीएम के साथ? जी, मैं देखें, इख्तलाफात ज़रूर हैं पीडीएम में, बट राब्ते मौजूद हैं। अभी भी आपने सुना होगा कि बिलावल साहब की शहबाज शरीफ साहब से बातचीत हुई, जरदारी साहब की मौलाना से बात हुई, तो राब्ते हैं, ऐसा नहीं है। मगर देखें, जहाँ इतनी पार्टियां इकट्ठी होंगी वहाँ इख्तलाफात तो पैदा होंगे, और इख्तलाफात मेनली रेजिग्नेशन से शुरू हुए और वो बढ़ते बढ़ते आगे चले गए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक, जहाँ भी आप अगर एमआरडी मूवमेंट भी देख लें या पुराने जब भी इस किस्म की चीज़ें हुई हैं तो उसमें इख्तलाफात ज़रूर हुए, मगर इख्तलाफात का ये मतलब नहीं है कि वो इत्तेहाद ख़त्म हो गया या उसका कोई फ्यूचर नहीं है। मैं समझता हूँ कि इख्तलाफात होते रहेंगे और जो हो रहे हैं और उनको सेटल भी किया जाएगा, और आई थिंक पीडीएम विल कंटिन्यू। अच्छा, ये आप इसी वजह से कह रहे हैं जो बिलावल साहब की शहबाज साहब से बात हुई है, या फिर मौलाना साहब की तरफ से भी कोई राब्ता कर लिया गया है मानवी वाला साहब इस मीटिंग में बुलाने के लिए? की तरफ से भी राब्ते हुए हैं, मौलाना साहब भी इन टच में हैं। मैं यही आपको बता रहा हूँ ना, अगर पीडीएम खत्म हो जाती तो ये राब्ते क्यों होते? तो मेरा ख्याल है अगर कोई इख्तलाफात हैं तो उसी के लिए राब्ते हो रहे हैं कि वो इख्तलाफात दूर हों, ताकि पीडीएम का प्लेटफॉर्म कंटिन्यू करे और जो भी उनका एजेंडा है उसको आगे लेके चले। अच्छा, तो अंदलीब साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब की बात शहबाज शरीफ साहब से गुफ्तगू भी हुई। अब शहबाज शरीफ साहब बज़ाहिर हुकूमत की सबसे बड़ी परेशानी हमें नज़र आ रहे हैं, तो उनके बाहर जाने का मामला हो या जो भी हो, पिछले कुछ दिन सबसे अहम मसला हुकूमत के लिए शहबाज शरीफ साहब ही रहे। तो अब अगर पीडीएम में पीपल्स पार्टी वापस शामिल हो जाती है तो ये जो सारी बातें आप कह रही हैं कि ये करें, तो उससे ज़्यादा टफ टाइम देने की भी कोई सूरत हाल बन सकती है हुकूमत को? देखिए, ज़रूर करें, ये इनका हक़ है। अपोजिशन है, इकट्ठे हों अलहदा हों, ये तो इनका हक़ है, ये इनकी मर्ज़ी है, करें ना करें। लेकिन एक बात है, देखिए, हम शहबाज शरीफ या कोई भी जो है ताकतवर बंदा, वो अगर कानून को अपने दायरे में अपने आप को नहीं रखता और वो कहता है कि जी मैं दंदनाता हुआ चला जाऊँगा, मैं गारंटर था लेकिन मैंने गारंटी भी नहीं दी, अब मैं चला जाऊँगा। हमारा नज़रिया यही है कि कानून के आगे सब बराबर है। ये जो एक क्लास जेल मिलती है, जब ये जेलों में जाते हैं, बाहर आते हैं, मुझे तो लगता है किसी वेकेशन से वापस आए हैं। ये जेलों से वापस आते हैं, वो जनाब एसी और ये और वो, और फिर जनाब इनको बेलें भी मिल जाती हैं, फिर ये बाहर भी चले जाते हैं, और वो बेचारी अवाम जो बिल्कुल यहाँ पिस के इनके छींक मारते हैं तो बाहर इलाज करने जाते हैं, और 30-30 साल यहाँ हस्पताल नहीं बनाए कि इनका इलाज यहाँ भी हो सके। तो हमारा नज़रिया यही है कि इन ताकतवर लोगों को
एहसास दिलाना कि ये नहीं हो सकता कि रातों रात आपकी बेल लगे और आप रुपोश हो जाए, रात को सुबह होने से पहले आप फ्लाइट लें और 15 दिन पता नहीं कहीं और जाके क्वारंटीन कर लें और फिर कहीं से लंदन पहुंच जाए। ये नहीं होगा हमारे दौर में। अंदलीब साहबा, बाहर तो नवाज शरीफ साहब को भी आप लोगों ने जाने दिया, शहबाज शरीफ साहब से खास क्या इनसिक्योरिटी है? क्या इन बातों में कोई दम है कि शहबाज साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब के मुतबादिल के तौर पे कुछ हलकों में देखा जा रहा है आजकल? देखिए, बात सुने, चाहे वो शहबाज हो और नवाज शरीफ साहब को तो हमने इंसानी हमदर्दी पे जाने दिया था और हम सोच रहे थे कि भाई कोर्ट की गारंटी इनसे मांगी गई है कि जी अगर नहीं वापस आए तो वो ये शहबाज शरीफ जो है ही विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। उसको अकाउंटेबल करने की बजाय उनको भी कहा कि जी जाएं, बाय बाय, टाटा आप कर दें। तो हमारा जो मकसद है, ठीक है, जो हमारे निज़ाम बड़ा मजबूत नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश यही करेंगे, चाहे हमारी पार्टी में हो, चाहे शुगर माफिया हो, चाहे वो रिंग रोड हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो ये मलिक खोखर हो, चाहे खोखर पैलेस हो, ये हम दिखाना चाहते हैं, ये हमारा नजरिया है कि जी कानून के सामने ये सब बराबर है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। माइजा अमीर साहिबा को शामिल गुफ्तगू करते हैं। माइजा साहिबा, कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, डॉन पे आदिल शाहजेब से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई हमारी लड़ाई थी ही नहीं। अब एक उनसे सवाल तो उस वक्त किया गया कि जो जलसों के अंदर नाम लिया जाता था, अब ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं। हालिया दिनों तक मरियम नवाज का ये बयान रहा है कि हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं, उनको लाने वालों से है। ये मेन बयानिया है मरियम नवाज का जब से वो मंजर आम पर आई हैं इस हुकूमत के आने के बाद। और फिर इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर भी आप लोगों ने जो एतराज़ उठाया, आपने भी और कुछ जिक्र पीपल्स पार्टी ने भी इस बात का किया कि इंतखाबात के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार रहता है, इन्वॉल्वमेंट रहती है, असल मसाइल वो हैं, वोटिंग मशीन लाने से कुछ नहीं होगा। तो ये इतना बड़ा जो तब्दीली है, इसकी वजह क्या है मौक़िफ़ में? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कुछ चीज़ें क्लैरिफाई कर दूं कि पहले तो अंदलीब साहिबा फरमा रही हैं कि जो चीनी का स्कैंडल है और जो आटे का स्कैंडल है और जो अद्वियात का स्कैंडल है और अब जो रिंग रोड का स्कैंडल है, ये हुकूमत खुद लेके आई है अवाम के सामने। मुझे तो ये बहुत अजीब लग रही है बात, एंड इट्स क्वाइट फनी बिकॉज ये स्कैंडल तो निकले हैं इनके, अभी ये नहीं पता कि कौन से नहीं निकले। और उनमें जो है इनकी और जो इनके कैबिनेट के लोग हैं वो कहाँ से आए हैं ये? ऑपोजिशन इनसे पूछ ले कि इनके कौन से लोग हैं इनकी। काश आप लोग लेके आए होते इस स्कैंडल सामने, आज अंदलीब साहिबा ये सवाल ना कर रही होती। सो काइंडली बात तो जो ये जो निकले स्कैंडल्स इनकी जो है, अगर इन्होंने खुद ही निकाले थे तो ऑब्वियसली इनको खुद ही पता होना चाहिए था कि कौन इन्वॉल्व है। तो दिस शुड नॉट हैव बीन अ स्कैंडल इन डेफिनेशन। तो बात ये है कि जो लेफ्ट पे और जो राइट पे और जो सेंटर में सारे लोग बैठे हैं, वो शुगर ओनर्स भी हैं, शुगर माफियाज भी हैं, दवाई माफियाज भी हैं। तो आप निकाल बाहर करें ना। और रिंग रोड पे तो पर्टिकुलरली आप खुद ही, आपको बाहर निकलना चाहिए। आपको अपनी सीट पे होना ही नहीं चाहिए, कंसिडरिंग कि इतना बड़ा स्कैंडल निकला है और इतने थोड़े से किलोमीटर की आप लोगों ने रोड बनानी थी जिस पे अरबों रुपया खर्च कर दिया अवाम का। प्राइम मिनिस्टर ने खुद, मैं तो जुल्फी बुखारी साहब को कभी भी ना ठहराऊं, कभी भी उनको इल्जाम ना दूं, इल्जाम तो सब डायरेक्टली आता है प्राइम मिनिस्टर पे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को हटना चाहिए। अगर नवाज शरीफ साहब को हटाया जा सकता है तो ये इमरान खान साहब कहीं ऊपर से आए। दूसरी बात ये है कि इन्होंने, अंदलीब साहिबा ने कहा कि ये जी कोर्ट केसेस से जो है इनको ये बरी हो जाते हैं। कोर्ट केसेस से लोग तभी बरी होते हैं, या कोर्ट जो है तभी डिसीजन देता है, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को दी के 8 हफ्ते अपने इलाज के लिए जाए। वो देखते हैं कि लैक ऑफ एविडेंस है, लैक ऑफ एविडेंस की वजह से जो है वो कोर्ट जो है डिसाइड करता है ऑन मेरिट्स ऑफ द केस। तो इन दिस केस ये अंदलीब साहिबा क्यों इम्प्लाई कर रही हैं कि कोर्ट जो है वो कोर्ट किसी के साथ है या किसी के साथ नहीं है? ये सवालात उठ रहे हैं। ये तो आप लोग अदालत में भी तो तौहीन अदालत के बाद लेके जा रहे हैं ना माइजा साहिबा। अब आप हमें बताएं। जी नहीं, अब एक और बात बता दें कि मुझे ये बता दें कि ये अगर इनको कोर्ट के साथ इतनी रिजर्वेशंस हैं कि ये छूट जाते हैं, ये ऐसे जेलों से निकलते हैं जैसे पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं।
आप मुझे बताएं, जेलें किसकी सुपरविजन में हैं, किसके पास हैं, कौन हेड कर रहा है जो जेलों को, और जो सबूत हैं वो किसने देने हैं, नैब ने देने हैं ना, तो क्यों नहीं सबूत अभी तक पूरे हुए? 18 ये बहस महीने तो उसी तरफ जा रही है। सिर्फ हम क्यों को... केस पे बात बहुत दिनों से होती आ रही है। माइजा साहबा आपके सवालात का जरूर जवाब देंगे। अनलीब साहबा अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे हम, और वापस आएंगे तो आपसे हम माइजा अमीर साहबा से ये सवाल करेंगे कि आप लोगों की जो बयानियां है उसमें जो तब्दीली हमें नजर आ रही है शाहिद खाकान साहब के बयान को मद्देनजर रखते हुए, उसकी वजह क्या है, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सलीम मानवी वाला साहब की तरफ जाने से पहले माइजा अमी साहिबा, जो हमारा बुनियादी सवाल था आपसे, आप हमें ये बताइए कि जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये बात करते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, तो इससे पहले पिछले कुछ अरसे से जो बयानात नून लीग देती आ रही है, हर चीज़ हर मसले की जड़ करार देती आ रही है वो समहाउ इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट को, क्या वजह है आप लोगों के बयानिए में इस तब्दीली की? वो इशू ये आ गया है कि ये जो नायरी है हुकूमत की, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अवाम के इश्यूज बहुत ज्यादा जो हैं वो हमारे लिए फौकियत हासिल कर गए। अब हम अवाम के इश्यूज को रेज करें, वो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शहबाज शरीफ साहब भी समझते हैं कि जो कोविड के फैलने से साथ जो है अद्वियात के महंगे होने से जो चीनी माफिया है, आटा माफिया है, और अब जो है जो रोड माफिया है, ये सारी चीजें जो है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ऑपोजिशन को भी रेस करनी चाहिए। एक और मामला भी बहुत इंपॉर्टेंट था माइजा साहिबा, इंतखाबी इस्लाहात का मामला। आप लोग हुकूमत के साथ एक पेज बैठे नहीं इसके ऊपर बात करने के लिए। आपने कहा कि असल मसला एस्टैब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट है। इंतखाबी इस्लाहात का मसला इसलिए नहीं हम अभी नहीं बैठे बिकॉज हुकूमत सीरियस नहीं है इंतखाबी इस्लाहात के बारे में। इंतखाबी इस्लाहात उजलत में करने की कोशिश की जा रही है। मुझे नहीं समझ आ रही इसकी कनेक्शन। पार्टी की लीडरशिप ने यही तो वजह पेश की ना माइजा साहिबा। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया, इसके बारे में हर कोई जानता है कि वो किस तरीके से चलते हैं मामलात को लेके, लेकिन मरियम नवाज परसों जो पहले बात कर रही थी शेखुपुरा में, उन्होंने जाके ये कहा कि अभी भी नवाज शरीफ का बयानिया है, और साथ उन्होंने जो अल्फाज बोले, उन्होंने कहा इनका साथ देना छोड़ दिया जाए तो हुकूमत अवाम में निकल के दिखाएं उसके बाद। तो किस तरफ इशारा था उनका? वो तो इसी तरह की बातें अभी भी कर रही हैं, तो दो राय क्यों पाई जाती है? सलीम मानवी वाला साहब, यही जो मौजू है इसके ऊपर, गिलानी साहब जो है वो सेनेट इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, उसके बाद सेनेटर वो मुंतखब हो गए, फिर उन्होंने कहा अब ये इस बात साबित हो चुकी है कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार इस सारे मामले के अंदर बहुत गैर जानिबदाराना है। फिर उसके बाद वो हमने क्या देखा, सेनेट में ऑपोजिशन लीडर बन गए। अब अगर नून लीग में शाहिद खाकान साहब इस तरह का बयान दे रहे हैं, ये अंदाज अपनाती है, तो क्या खूब जमेगी पीपल्स पार्टी और नून लीग की, और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी इकट्ठे हो जाए, और इसी किस्म की सियासत फिर आगे देखने को मिलेगी हमें? नहीं, देखें, जहाँ तक यूसुफ रजा साहब का है, मैं तो समझता हूँ उन्होंने सही कहा, और एस्टैब्लिशमेंट का रोल कोई हमें नजर नहीं आया। तो अगर यही बात रहेगी ओवरऑल, बाप के वोट जरूर नजर आए हमें। जी, बाप पार्टी के वोट जरूर नजर आए हमें। नहीं, वो तो एक्चुअली देखें, बाद में जब हुआ ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मसला, तो वो तो इंडिपेंडेंट लोग थे, और उनका कुछ के ताल्लुकात बाप पार्टी से थे और कुछ के पीएमएलएन के साथ थे, और वो तो कुछ डिफेक्ट कर गए थे पीएमएलएन से, और कुछ बाप पार्टी से नाखुश थे, और वो बिफोर द इलेक्शंस भी नाखुश थे। तो मैं समझता हूँ दैट आप ये कह सकते हैं कि इट वाज पॉलिटिक्स, और उसको इस्तेमाल किया, उन लोगों को इस्तेमाल किया लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए। मगर मैं समझता हूँ कि उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। अगर हम ऑपोजिशन के साथ मिल के और ये डिसीजन कर लेते बजाय इख्तलाफात पैदा करने के ऑपोजिशन में, तो ये एक अच्छी चीज़ होती कि ऑपोजिशन मिल के बजाय एक दूसरे से इख्तलाफ करके ऑपोजिशन लीडर बनाते। मगर बाज एज आई सेड कि जी, बाज़ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जैसे पीडीएम में इख्तलाफ हो गया, तो बाज़ चीज़ों में इख्तलाफात आ जाते हैं हर जगह, और सियासत में ये अक्सर आते हैं, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि आप देखें आज जो रिक्विजिशन किया है, 49 मेंबर्स ने साइन कर दिया, और उसमें अभी भी 5 मौलाना साहब के मेंबर्स हैं जो रहते हैं साइन करने के लिए। तो ये कितने हो गए? 54 मेंबर हो गए जिन्होंने सेशन रिक्विजिशन किया।
तो ये अब आप ये पूछेंगे कि जी ये कैसे हो गया, तो मैं समझता हूँ कि एवरी सिचुएशन calls for an arrangement, or every development calls for something which can happen at that time. तो उसको मैं समझता हूँ उसको लेके आपको बेसिस नहीं बना लेना चाहिए कि जी अब ऐसे ही होगा या आइंदा ये नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अभी रिक्विजिशन हुई है, दिस इटसेल्फ इज एन एग्जांपल कि एवरीबडी इज ऑन बोर्ड in requisitioning the session to discuss what is going on in Gaza. जी, तो अंजलीब साहबा इस बात पे भी अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें जो मानवी वाला साहब कह रहे हैं, लेकिन वैसे हमने कौमी असेंबली के अंदर भी फ़लस्तीन के मामले के ऊपर सबको हम आवाज़ देखा, एक अच्छे साजगार माहौल के अंदर सारी बातचीत हुई। शहबाज शरीफ साहब ने भी फ़लस्तीन के अलावा किसी और टॉपिक के ऊपर बात नहीं की। तो हमें ओवरऑल पूरे जो सियासी जमातें हैं वो इस मामले के ऊपर तो हम आवाज़ ही हैं, कौम भी और यकीनन जितने भी अकल और शऊर रखने वाले लोग हैं दुनिया भर में, वो तो इस चीज़ के ऊपर एक ही जैसी वो रखते हैं आवाज़। अंजलीब साहिबा जी, फ़लस्तीन के मामले में तो मेरा ख्याल है सारी दुनिया जो है वो इकट्ठी है, और जितनी हम आवाज़ उठाएं इकट्ठे होके उतना ही बेहतर है फ़लस्तीनियों के लिए। तो उसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ जो आप बात कर रही थी ना, आपकी जो इख्तलाफ है ना, प्राइम मिनिस्टर को कह रही है नजर आते असेंबली। अंजलीब साहिबा, प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं गए इतने अहम मौके पर? सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने पूरी दुनिया में ये लीड किया है। प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया गए, प्राइम मिनिस्टर ने वहां ओआईसी के हेड से मुलाकात की। सऊदी अरेबिया तो वैसे ही पहले गए हुए थे, हम तो पूछ रहे हैं कि नेशनल असेंबली में क्यों नहीं आए? अच्छा, देखिए जब नामूसे रसालत का इशू था, ही वाज नॉट देयर। नहीं ये वाला इशू आया, ये फलस्तीन का इशू आया, वो नहीं आए थे, तो उनको मेरा ख्याल है नेशनल असेंबली को ताले लगा लेने। ये किसी भी इशू पे नहीं आए, अवेलेबल। वो जो बाहर भागे हुए उनको बुलाएं, आके लड़े फलस्तीन के लिए। नवाज शरीफ क्यों भागे हुए हैं? नवाज शरीफ को अभी प्राइम मिनिस्टर ही समझती है। प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं आए? अगर आप इसका जवाब दे देंगी तो उनको जवाब मिल जाएगा मायजा साहिबा को। प्राइम मिनिस्टर साहब बैठ के सारी दुनिया से बातें कर रहे हैं और अरेंज कर रहे हैं। आपको पता है कि उन्होंने ये सारा टर्की के साथ अरेंज किया है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, यकीनी तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब सबसे बात कर रहे हैं, यूएन के साथ बात कर कौमी आज तक शहबाज शरीफ ने नहीं उठाई। आलमी दुनिया में ये मेरे पास प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया। अंजलीब साहबा, यकीनी तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत आम लेवल के ऊपर राब्ते कर रहे होंगे, सारा कुछ कर रहे होंगे, लेकिन बड़ी अहमियत थी कल जब पूरी कौमी असेंबली में सब एक पेज पे नजर आए, इस पर बात हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब अगर वहां पे होते, ये शिकवा किसी हद तक दुरुस्त है मायजा अमीन साहिबा का। अंजलीब अब्बास साहिबा, सलीम मानवीवाला साहब और मायजा अमीन साहिबा, आप तीनों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए नाजरीन इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।